आप ही बताइए मैं क्या करूं? अपनी नौकरी छोड़कर तो आपके पास आ नहीं सकता और इतनी दूर आपकी हर दिन की नई नई समस्या सुलझा भी नहीं सकता। फोन पर अपनी माँ से बात करते करते अनूप लगभग झुंझला से पड़े थे। जब से हम लोग दिल्ली से मुंबई आए हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन अनूप की अपने मम्मी पापा से इस तरह की हॉट टॉक हो ही जाती है। चूंकि अनूप को अपने मम्मी पापा को खुद ही डील करना होता है, इसलिए मैं बिना किसी प्रतिक्रिया के बस शांति से सुनती हूँ। अब तक गैस पर चढ़ी चाय उबलकर पैन से बाहर आने को आतुर थी, सो मैंने गैस बंद की और 2 कपों में चाय डालकर टोस्ट के साथ एक ट्रे में लेकर बालकनी में आ बैठी। कुछ ही देर में अपना मुंह लटकाए अनूप मेरी बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गए और उखड़े मूड से पेपर पढ़ने लगे। अब क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब करके बैठ गए हो? मॉर्निंग वॉक करने का कोई फायदा नहीं अगर आप सुबह सुबह ही अपना मूड खराब कर लो। मैंने अनूप को कुछ शांत करने के उद्देश्य से कहा। पापा कल पार्क में गिर पड़े। माँ को गठिया का दर्द फिर से परेशान कर रहा है। अभी 15 दिन पहले ही तो लौटा हूँ कानपुर से, डॉक्टर से पूरा चेकअप करवा कर, और जहाँ तक हो सकता था सब इंतजाम करके आया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी नित नई समस्याएं तो सिर उठाएंगी ही ना। यहाँ आने को वो तैयार नहीं, बिट्टू के पास जाएंगे नहीं तो क्या किया जाए? नौकरी करूं या हर दिन इनकी समस्याएं सुलझाता रहूं? इस समस्या का कोई सॉल्यूशन भी तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। अनूप कुछ झंझलाते हुए बोले। चलो अब शांत हो जाओ और अच्छे मन से ऑफिस की तैयारी करो। आज वैसे भी तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कल वीकेंड है और इन 2 दिनों में हमें अम्मा बाबूजी की समस्याओं का कोई परमानेंट हल निकालना पड़ेगा, वरना इस तरह की समस्या हर दूसरे तीसरे दिन उठती रहेंगी। ये कहकर मैंने अनूप को कुछ शांत करने का प्रयास किया और इसके बाद हम दोनों ही अपने अपने ऑफिस की तैयारी में लग गए थे। मैं और अनूप दोनों ही आईसीआईसी बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हैं। अभी हमें मुंबई शिफ्ट हुए 3 माह ही हुए थे, सो बहुत अच्छी तरह मुंबई शहर से परिचित नहीं थे। हमारी इकलौती बेटी आरुषि 3 माह पहले ही 12वीं पास करके बीआईटी बेल्लौर से इंजीनियर करके चली गई। इसके जाने के बाद हम अकेले रह गए थे। हम तो अभी तक उसके जाने के दुख में ही डूबे रहते यदि हमारा ट्रांसफ़र मुंबई ना हुआ होता। ट्रांसफ़र हो जाने पर शिफ्टिंग में इतने अधिक व्यस्त हो गए हम दोनों की बेटी का जाना तक भूल गए। यद्यपि सुबह शाम उससे बात हो जाती थी, हम दोनों को ही 10 बजे तक निकलना होता है, इसलिए 8 बजे मेड आ जाती है। टाइम के अनुसार सुशीला मेड आ गई थी। उसे नाश्ते खाने की कुछ जरूरी हिदायत देकर मैं बाथरूम में घुस गई। नहाते नहाते वे दिन भी याद आ गया जब मैं पहली बार अनूप से मिली थी। मैं और अनूप दोनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और अब भोपाल के आईआईएम कॉलेज से फॉरेस्ट मैनेजमेंट एमबीए कर रहे थे। एक दिन कॉलेज के ग्रुप पर मैंने एक मैसेज देखा। इफ एनीवन इंटरेस्ट फॉर यूपीएससी एग्जाम प्लीज डीएम टू मी। मेरे मन के किसी कोने में भी यूपीएससी बसा हुआ था, सो मैंने दिए गए नंबर पर मैसेज किया और एक दिन जब कॉलेज के लाइब्रेरी में हम दोनों मिले तो अपने सामने लंबी कदकाठी गौरवर्णीय सलीके से ड्रेसअप किए सुदर्शन नौजवान को देखती ही रह गई। इसके बाद तो कभी कोचिंग, कभी नोट्स और कभी तैयारी के बहाने मिलना जुलना प्रारंभ हो गया था और कुछ ही दिनों बाद हम दोनों के बीच से यूपीएससी तो गायब हो गया और रह गया हमारा प्यार, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में, एक दूसरे की तारीफ में पढ़े गए कसीदे और भविष्य की लंबी चौड़ी प्लानिंग। भोपाल के कलियासोत डैम के पास चारों ओर हरितिमा से ओतप्रोत एक छोटी सी पहाड़ी पर नेहरू नगर में स्थित आईआईएफएम कॉलेज में हमारा प्यार पूरे 2 साल परवान चढ़ता रहा। कोर्स के पूरा होते होते हम दोनों का ही प्लेसमेंट आईसीआईसी बैंक में हो गया था और अब हम दोनों ही विवाह के बंधन में बंध जाना चाहते थे। चूंकि हम दोनों की जाति ब्राह्मण ही थी, इसलिए आश्वस्त थे कि विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अनूप 2 भाई थे। उनका छोटा भाई प्रेरक मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। अनूप की माँ एक होम मेकर थी और पापा एक राजपत्रित अधिकारी के पद से इस वर्ष ही रिटायर हुए थे। मेरी माँ एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर और पापा बैंक मैनेजर थे।
अभी उनके रिटायरमेंट में 2 वर्ष थे। हम दोनों ने ही घर में अपने प्यार के बारे में पहले ही बता दिया था, सो अब औपचारिक मोहर लगनी ही बाकी थी। हम दोनों की मम्मियों ने फ़ोन पर बातचीत भी कर ली थी। इसी सिलसिले में एक दिन अनूप के मम्मी पापा कानपुर से इंदौर मुझे देखने, या यूं कहें कि विधिवत रूप से गोद भराई की रस्म करने आए। उन लोगों के आने की सूचना मात्र से ही माँ पापा खुशी से दोहरे हुए जा रहे थे। आखिर उनकी इकलौती संतान के हाथ पीले होने का प्रथम चरण का आयोजन जो होने जा रहा था। आने वाले मेहमानों के लिए पूरे घर को पापा ने फूलों से सजा दिया था। मम्मी ने कांता मेट के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर न जाने कितनी व्यंजनों की लाइन लगा दी थी, जिनके मसालों की महक से किचन ही नहीं पूरा घर ही महक उठा था। अतिथियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पापा ने हमारे घर के पास ही स्थित होटल रेडिसन में उनके रुकने की व्यवस्था कर दी थी। होटल से सुबह ही तैयार होकर अनूप और उसके मम्मी पापा हमारे यहाँ आ गए थे। चाय नाश्ते के बाद मेरी गोद भराई की रस्म के तहत अनूप की मम्मी ने साथ लाए फल, मिठाई और कपड़ों के साथ साथ शगुन के नाम पर एक सोने की चैन मेरे गले में डाल दी थी। लंच के बाद जब सब लोग हंसी खुशी के माहौल में बातचीत कर रहे थे, तभी अनूप की मम्मी मेरे माँ पापा की ओर मुखातिब होकर बोली, आप लोग बुरा न माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? जी कहिए, बुरा मानने की क्या बात है? अब हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं तो संकोच कैसा? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये त्रिपाठी जी तो रिटायर हो गए हैं और आपके रिटायरमेंट में अभी वक्त है, तो आफ्टर रिटायरमेंट आप लोगों ने क्या सोचा है? जी मैं कुछ समझा नहीं। पापा ने कुछ चौंकते हुए से कहा, मेरा मतलब है कि अब हमारे तो 2 बेटे हैं, इसलिए हमें तो कोई चिंता नहीं है बुढ़ापे की। कभी इसके पास तो कभी उसके पास रहेंगे, बस इसी में जीवन कट जाएगा। पर आपकी तो एक ही बेटी है, सो रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था में आप लोगों ने कहाँ रहने का प्लान बनाया है? यहीं इंदौर में या बेटी के पास? अनूप की मम्मी के इस प्रश्न को सुनकर मम्मी पापा ही नहीं, मैं और अनूप भी बुरी तरह चौंक गए थे। कुछ देर बाद मुझे समझ आया कि अनूप के मम्मी पापा घुमा फिराकर जानना चाह रहे थे कि विवाह के बाद मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी कहीं उनके लाडले बेटे को न उठानी पड़ जाए। अपनी मम्मी के इस बेतुके प्रश्न पर अनूप का चुप रह जाना मुझे अखर गया, और उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जैसे ही मैंने अपना मुंह खोलना चाहा था कि मेरी माँ ने आंख के इशारे से मुझे रोक दिया था। माँ खुद बड़े ही शांत भाव से बोली, जी देखिए, पहले तो अभी तो हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, पर हाँ, उम्मीद करती हूँ कि जीवन के अंतिम दिनों तक हम इतना फिट रहें कि हमें किसी का मुंह न देखना पड़े। फिर आज के जमाने में नौकरी पेशा लोगों के बेटा और बेटी में फर्क ही कहाँ रह गया है, क्योंकि दोनों ही तो अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। ना आपका बेटा आपके पास रहेगा और ना हमारी बेटी। हाँ, जरूरत पड़ने पर मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है, और इसे हमने पढ़ाया लिखाया भी जी भर के है, तो देखना तो इसे ही पड़ेगा। वैसे आप निश्चिंत रहें, हम दोनों ही इंदौर प्रेमी हैं और यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं। मम्मी के इतने नपे तुले और संतुलित शब्दों में दिए गए उत्तर से मैं तो प्रभावित ही हो गई थी, पर अकेले में अनूप से मिलते ही फट पड़ी थी। ये सब क्या है अनूप? आज के समय में जब जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं नित नई बुलंदियों के झंडे गाड़ रही हैं, माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो ऐसे में इस तरह की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स इस प्रकार की सोच रखते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? मैं पहले ही स्पष्ट किए देती हूँ कि जिस तरह तुम्हारे माता पिता के लिए तुम ठीक हो, वैसे ही अपने माता पिता के लिए मैं हूँ। उनके लिए कुछ भी करने के लिए ना मैं तुम्हें रोकूंगी और ना ही मेरे माता पिता के लिए तुम मुझे रोकोगे, और भविष्य में अपने अपने माता पिता को हम खुद ही डील करेंगे। हाँ, जहाँ आवश्यकता होगी हम एक दूसरे की मदद करेंगे। मुझे खुद इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वे लोग कुछ तकियानुसी सोच वाले हैं। तुम जरा भी चिंता मत करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर अनूप ने मुझे उस समय बहला दिया था, और इसके कुछ दिनों बाद ही मैं अनूप की दुल्हन बनकर कानपुर आ गई थी। थोड़े से प्रयास से अनूप ने हम दोनों की पोस्टिंग भी कानपुर ही करवा ली थी।
मेरे आने के बाद माँ पापा अकेले हो गए थे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि अपने जॉब के अलावा दोनों ने ही गीत संगीत, बागवानी और कुकिंग जैसे अनेक शौक पाल रखे थे। सो दोनों ही बहुत व्यस्त रहते थे। इसके अलावा दोनों ही मॉर्निंग वॉक और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए थे। सो फिजिकली भी वे बेहद फिट थे। वहीं अनूप के परिवार में इस सब से कोई लेना देना नहीं था। सब देर तक सोते, यही नहीं सभी कनपुरिया अंदाज में खाने के भी बहुत शौकीन थे। और इसी सब का नतीजा था कि मम्मी जी और पापा जी दोनों ही बीपी, शुगर और ओबेसिटी के शिकार थे और आए दिन डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते थे। मैं अभी इस सब में ही उलझी हुई थी कि बाथरूम के दरवाजे पर अनूप की आवाज आई। तुम कर क्या रही हो? सुशीला दीदी पूरा काम करके चली गई। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गया और तुम हो कि नहाने में ही लगी हो। ऑफिस चलना है या नहीं? अरे समय का पता ही नहीं चला, बस 2 मिनट में आई, कहकर मैंने अपने नहाने व विचारों को माइंड अप किया और बाहर आकर फटाफट दोनों का टिफिन तैयार करके नाश्ता टेबल पर लगा दिया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी मैं कार में बैठी ही थी कि माँ का फोन आ गया। हम दोनों माँ से बात कर सके इसके लिए मैंने फोन स्पीकर पर डाल दिया। कैसे हो बच्चों? तुम लोग को एक गुड न्यूज़ देनी है, माँ बोली। हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं माँ, बस अभी ऑफिस के लिए निकले ही हैं। कौन सी गुड न्यूज़ देनी है माँ, जल्दी बताइए। आप पहले न्यूज़ बताया कीजिए, फिर और बातें कीजिए, मैंने आतुरता से माँ से कहा। अगले हफ्ते तेरे पापा का सीनियर सिटीजन क्लब की तरफ से सिक्किम में एक सेमिनार है, सो हम दोनों ही जा रहे हैं। सेमिनार के बाद एक हफ्ते और रुककर घूमेंगे, फिर वापस आएंगे। कल ही पता चला तो आज तुम्हें बता दिया। वाह माँ, यह तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। जाइए जाइए, खूब घूमिए और रोज मुझे पिक भेजिएगा। ठीक है माँ, अभी मैं रखती हूँ, शाम को घर पहुँचकर बात करूँगी। ये कहकर मैंने फोन रख दिया। इसी बीच अनूप बिल्कुल शांत थे, मानो मेरे माता पिता की अपने माता पिता से तुलना कर रहे हों। मैं अनूप से कुछ बोल पाती, इससे पहले ही कार पार्किंग में लग चुकी थी। मैं और अनूप दोनों ही एक दूसरे को बाय कहकर अपनी अपनी कैबिन की तरफ बढ़ गए थे। ऑफिस के कामों में हम उलझे तो शाम को 7 बजे ही मिले। वापस आते समय शरीर और मन इतना अधिक थक जाता है कि हम दोनों आमतौर पर शांति रहते हैं। घर आकर डिनर करके जो बेड पर लेटी तो कुछ अधूरे पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे। पूर्ण शिक्षित होने के बाद भी अनूप के मम्मी पापा बेटा बेटी के फर्क से जरा भी अछूते नहीं थे। बेटे के विवाह में खासे दान दहेज की भी उम्मीद थी उन्हें, लेकिन अनूप की पसंद ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था, क्योंकि मैं और मम्मी दोनों ही दहेज के सख्त विरोधी थी। और मम्मी ने शुरू में ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, देखिए बहन जी, हम अपनी बेटी के विवाह में ना तो दहेज देंगे और ना ही हम उसका कन्यादान करेंगे। अरे अरे, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे विवाह में दहेज की तो उम्मीद हम भी नहीं करते, लेकिन कन्यादान तो एक जरूरी रस्म है जिसे हर लड़की के माता पिता करते हैं ताकि उन्हें पुण्य प्राप्त हो सके। क्या आप उस पुण्य को प्राप्त नहीं करना चाहेंगे? अनूप के मम्मी पापा ने कहा। मेरी बेटी कोई दान की वस्तु नहीं है जो मैं कन्यादान की रस्म करूं। मेरी बेटी हमारे घर की शान, हमारा अभिमान और गुरूर है। हमारी बेटी ने हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान किया है। कोई अपने गुरूर और गौरव का दान करता है भला? कन्यादान की जगह हम अनूप और प्रेरणा को एक दूसरे का हाथ सौंपकर पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे, क्योंकि विवाह के बाद जीवन के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह इन्हें एक साथ मिलकर करना है। मेरी मम्मी की इतनी तर्कपूर्ण बातें सुनकर अनूप के मम्मी पापा शांत हो गए थे, और यही कारण था कि जिससे वे हमारे विवाह को राजी तो हो गए थे, पर उतने खुश नहीं थे, क्योंकि विवाह के बाद जब अनूप की ताई जी ने अनूप की मम्मी से पूछा, बहू तो बढ़िया है, पर दान दहेज में क्या क्या मिला, वह भी दिखाओ, या उसे 7 पर्दों में रखने का विचार है? अरे जिज्जी, कैसी बातें करती हो? जो मिला सो आपके सामने है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुरिया और उसके मम्मी पापा दान दहेज के सख्त विरोधी हैं। अनूप की मम्मी ने मेरी तरफ इशारा करके निराश भरे स्वर में कहा था। हमने तो सुना है कि बहू इकलौती है, कोई भाई नहीं है इसके। तो बबलू तुम्हें देखे कि अपने सास ससुर को? ताई जी कुछ कम नहीं थी,
सो मम्मी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जिज्जी देखो, हमार तो दो ही बिटवा हैं, बुढ़ापा तो बहुत आराम से कटे। चिंता तो वह करें जिनके बिटवा नहीं है, हमें किसी और के सहारे की क्या जरूरत। अब इस ब्याह में तो अरमान पूरे ना हुए, बिट्टू के ब्याह में देखना अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, मम्मी जी ने लगभग मुझे सुनाते हुए कहा था। विवाह के बाद हम दोनों हनीमून के लिए साउथ घूमने गए। मुन्नार, कन्याकुमारी, मदुरई जैसी प्राकृतिक छटाओं जैसे भरपूर केरल को घूमकर हम दोनों ने दोनों माताओं के लिए कांजीवरम साड़ियां खरीदी। जब मम्मी जी को साड़ी दी तो वे बड़ी खुश हुई, पर साथ ही यह बोली, अपनी मम्मी के लिए नहीं लाई? वैसे हमारे कानपुर में तो बेटियों से कुछ लिया नहीं जाता। जी मम्मी जी, लाए हूं ना, बिल्कुल आपके जैसी, आपकी तरह। वे भी मेरी प्यारी माँ है ना। मन के अंदर उठते तूफानी गुबार को किसी तरह शांत करते हुए मैंने कहा था। इसके बाद हम दोनों ने अपने बैंक को ज्वाइन कर लिया और जिंदगी बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगी थी। 2 वर्षों बाद मैंने हमारे प्यार की निशानी आरुषि को जन्म दिया। एक बार फिर हमारी जिंदगी खुशियों से गुलजार हो उठी थी। पापा मम्मी ढेर सारे साजो सामान के साथ अपनी नातिन से मिलने आए थे। इसके 4 वर्षों बाद घर का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। हमारा प्रमोशन हुआ तो कानपुर से दिल्ली ट्रांसफर हो गया। अनूप के भाई प्रेरक का मेडिकल पूरा हो गया और उनकी पोस्टिंग लखनऊ के केकेजी मेडिकल कॉलेज में हो गई। मम्मी पापा जी अपने डॉक्टर बेटे के लिए लड़की खोजने में लग गए। मेरी शादी में अधूरे रह गए अपने सभी अरमानों को मानो अब वे पूरा कर लेना चाहते थे। इस बीच जितने भी रिश्ते आए उनमें जो मम्मी जी पापा जी की कसौटियों पर खरे उतरे उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके रख लिया गया था, ताकि भैया जब छुट्टी में आए तो उनका रिश्ता पक्का किया जा सके। जब भैया इस बार दीपावली पर आए तो पापा जी ने खुश होते हुए कुछ लड़कियों के फोटो उनके सामने रखते हुए कहा, बेटा अब तेरा ब्याह करना बचा है। बहुत सारे रिश्ते आए थे, उनमें से जो हमें अच्छे लगे उनकी फोटो रख कर शेष वापस कर दी है। अब इनमें से तुम जिसे बताओ उसे ही फाइनल कर देते हैं। ये सब क्या है पापा? मुझसे पूछे बिना आप लोगों ने किसी से बात क्यों कर ली? किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बार मुझसे पूछना तो था ना। प्रेरक भैया ने एकदम आवेश में कहा तो मम्मी जी बोली, अरे तो हमने कौन सी फाइनल कर दी है, तू देख ले, जो तुझे अच्छी लगे बता दे। सबका अच्छा खासा खाता पीता परिवार है, जाने माने पैसे वाले लोग हैं और पढ़ी लिखी लड़की है। अच्छा दान दहेज देने को भी तैयार हैं ये सब। शर्मा जी की लड़की तो 2 भाइयों के बीच अकेली बहन है, सो अनूप की तरह ससुराल की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई फोटो वोटो नहीं देखने वाला, क्योंकि मैं अपने साथ की ही एक लड़की सुगंधा से प्यार करता हूँ, जो मेरी तरह एक डॉक्टर है। मैं उसी से शादी करूंगा। इसलिए आपने जिनसे भी बात की है उन्हें मना कर दें और ये फोटो भी वापस कर दें। हाँ, ये भी बता दूं कि सुगंधा जाति से ठाकुर है। इतना सुनते ही पापा जी आग बबूला हो उठे थे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हारे बड़े भाई ने अपनी पसंद से शादी की तो तुम कैसे पीछे रहोगे? अरे एक बार ये तो सोचा होता कि हमारे भी कुछ अरमान होंगे। आजकल के बच्चों को जरा पढ़ाने लिखाने बाहर क्या भेज दो, उनके दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। मेरे जीते जी तो ये बयान नहीं हो सकता। इसके बाद घर में तूफान सा आ गया था। प्रेरक भैया अवकाश समाप्त होने के बाद चले गए थे। इसके बाद जब अपने घुटने के दर्द के इलाज के लिए मम्मी जी और पापा जी हमारे पास दिल्ली आए तो अनूप से अपने भाई को समझाने के लिए कहा। अनूप बोले, आप लोग समझते क्यों नहीं? अब जमाना बदल गया है, आप लोगों को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यदि बिट्टू को कोई परेशानी नहीं है तो हम सबको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिर अपनी जिंदगी तो उसे ही जीनी है, ना कि हमें। मेरी मानिए तो अगले मुहूर्त में दोनों की शादी करवा दीजिए। हाँ हाँ, तुम तो उसका पक्ष लोगे ही। चिंगारी तो तुम्ही ने लगाई थी ना, तुमने कम से कम अपनी जात बिरादरी का तो ध्यान रखा था। यह तो और 10 कदम आगे निकला। मम्मी जी ने हम दोनों पर ही कटाक्ष करते हुए कहा था। इसके बाद कुछ दिनों तक घर में उनके ब्याह की चर्चाएं समाप्त सी हो गई थी। 1 वर्ष तक मान मनोबर होती रही, पर कहते हैं ना कि इश्क पर जोर नहीं, सो आखिरकार बड़े बेमन से मम्मी पापा जी उनकी शादी को राजी हुए।
पर रिटायरमेंट की सारी प्लानिंग को धराशायी होते देख अब दोनों ही घोर निराशा से घिर गए थे। बीमार तो पहले ही रहते थे, अब तनाव भी होने लगा था। सो गठिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसी अनेक बीमारियों ने भी आ घेरा था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मम्मी जी कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाती थीं। उन्हें कानपुर के सिवा कहीं अच्छा नहीं लगता था। हम जब तक दिल्ली में थे वह मुश्किल 15 दिनों तक हमारे पास रहकर वापस चले जाते थे। अब यहाँ मुंबई के तो नाम से ही घबराने लगते हैं वे दोनों। यह सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन शनिवार था, सो थोड़े आराम से ही उठी। सुबह के काम निपटा कर बैठी ही थी कि इंदौर से माँ का फोन आ गया। कितनी बिजी हो गई है हमारी बिटिया की, माँ बाप से बात करने की भी फुर्सत नहीं। अरे हाँ माँ, रात को थक गई थी तो सो गई थी। आप बताइए, तैयारी शुरू कर दी घूमने की? माँ वहाँ पहाड़ी एरिया है, स्पोर्ट्स शूज जरूर ले जाइएगा। और हाँ, अपना और पापा का एक एक स्वेटर भी रख लेना, ठंडक रहेगी वहाँ। अरे हाँ, सब रख लूंगी, तुम लोग अपना ध्यान रखो। और हाँ, हम दोनों आज अपने ग्रुप के साथ मांडू घूमने जा रहे हैं, नाइट स्टे भी वहीं करेंगे। हो सकता है वहाँ नेटवर्क ना मिल पाए, सो तुम परेशान ना होना। परसों लौटकर बात करते हैं, कहकर माँ ने फोन रख दिया। जब से पापा रिटायर हुए हैं उनका अपने यार दोस्तों का एक ग्रुप है और सभी एक साथ घूमते फिरते और लाइफ को एंजॉय करते हैं। मैं सुबह से नोटिस कर रही थी कि जब से मम्मी जी का फोन आया है अनूप बहुत उदास और चुप हैं, मानो उनके मन में कुछ आत्ममंथन चल रहा हो। अभी भी मेरे बगल में टीवी खोलकर बैठे हैं पर मन कहीं और है। सो मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, आज छुट्टी वाले दिन भी शक्ल पर 12 क्यों बजा रखे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कल से दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। कल से माँ बाबूजी के शब्द ही कानों में गूंज रहे हैं। मैं उनकी दकियानुसी सोच से परिचित हूँ। यह भी जानता हूँ कि वे आज भी अपने मन मुताबिक जीना पसंद करते हैं, पर यह भी कटु सत्य है कि वे मेरे माता पिता हैं और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। पर आज जब वे तकलीफ में हैं तो मैं बेबस हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ और कैसे करूँ। उनके लिए कुछ ना कर पाने का गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कहते कहते अनूप की आंखें भर आईं। ओह, इतनी सी बात है? सच कहूँ तो मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाह रही थी। अनूप, माता पिता चाहे तुम्हारे हो या मेरे, आखिर वे हमारे माता पिता हैं और आज हम जो कुछ भी हैं अपने माता पिता की बदौलत ही हैं। इसलिए आज उन्हें जब हमारी जरूरत है तो उन्हें अकेले छोड़ना सही नहीं है। यूं भी तो इतने बड़े फ्लैट में हम दो ही तो रहते हैं। आरुषि के जाने के बाद पूरे घर में हमेशा सन्नाटा पसरा रहता है और ऑफिस से आ जाने के बाद घर मानो काटने को दौड़ता है। वे रहेंगे तो घर भरा भरा रहेगा। तुम और मैं टेंशन फ्री रहेंगे और घर उनकी आपस की नोक झोंक से गूंजता रहेगा। पर क्या वे यहाँ एडजस्ट हो पाएंगे? अनूप ने कुछ संशयित होते हुए कहा। अनूप, इस उम्र में उन्हें नहीं, हम दोनों को एडजस्ट करना होगा और जब हम दोनों उनके साथ कंफर्टेबल और एडजस्ट हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। तुम कानपुर जाकर उन्हें ले आओ। यह सही है कि वे आने में आनाकानी करेंगे, पर उनकी सही देखभाल भी यहीं हो पाएगी। यह भी कटु सत्य है। शुरुआत में हम दोनों मिलकर कुछ छुट्टियां ले लेंगे और फिर पूरे दिन के लिए एक मेड लगा देंगे, जिससे उनके लिए रहना थोड़ा आसान हो जाएगा। सुबह शाम उन्हें नीचे ले चला करेंगे, वीकेंड पर उन्हें अपने साथ घुमाने ले चला करेंगे। फिर देखना, धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगेगा। यहाँ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जिनसे उनका इलाज करवा देंगे। तुम आज ही फ्लाइट की बुकिंग कर लो और उन्हें ले आओ। उनके यहाँ आ जाने से हम दोनों भी अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। मैंने जब अनूप के सामने यह प्रस्ताव रखा तो अनूप खुश होकर बोले, ले तो मैं आऊँगा, बस यहाँ तुम संभाल लेना। तुम चिंता मत करो, बस उन्हें लाने के बारे में सोचो। मैंने ये कहा तो अनूप तुरंत अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गए और बोले, मैं अभी बुकिंग करता हूँ। मुझे तुम पर हमेशा इसलिए गर्व होता है क्योंकि तुम बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर देती हो। देखो ना, तुमने तो 2 मिनट में मेरी इतनी बड़ी समस्या हल कर दी। मैं अब खुद को इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ कि बता नहीं सकता।
अनूप माता पिता चाहे मेरे हों या तुम्हारे, बुढ़ापे में उनकी ज़रूरत को समझना और उनके अनुसार खुद को बदलना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उनकी। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का रिटायरमेंट प्लान सक्सेस हो गया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें तो कोई शक नहीं। और हाँ, हमें भी अभी से उनका प्लान ही फॉलो करना चाहिए। अनूप ने ये कहते हुए मुझे अपने आलिंगन में भर लिया और इसके बाद हम दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। अनूप मम्मी जी पापा जी को कानपुर से मुंबई लाने की, और मैं खुद में और घर में कुछ बदलावों की। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।